हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आवर यूजीसी एकेडमी। स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। और आपको पता है हमारी ईवीएस का सेक्शन चल रहा है, यूनिट नंबर 9 पेपर फर्स्ट को डेडिकेट करके। तो आज हमारा जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में आपका सब टॉपिक क्या रहेगा? तो वो आपका रहेगा ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हमने कल भी की थी। यदि आप पंक्चुअलिटी के साथ में फॉलो कर रहे होगे क्लास को तो आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद में हमने प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशन, एग्रीमेंट, सारा कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। फुल्ली एनर्जेटिक होके जुड़ जाइएगा सेशन में। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं क्या है आज की सेशन में। देखो, जो आपके एग्रीमेंट होते हैं या फिर कॉन्वेंशन होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इनका या कोई कॉन्फ्रेंसेस है तो इनका क्या होता है, आपको ईयर वाइज पूछ लिया जाता है। क्योंकि हम जब से अपना सीरीज स्टार्ट किए हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पीवाईक्यू चल रहे थे 2018 से 2025 तक। जो भी आपके आए पीवाईक्यूज तो वो हम सारे देख रहे थे। उनका इंटेंशनली देखना था कि आप एग्जाम हॉल में कैसे डील कर पाओगे उससे। ठीक है, कैसे आप उनको पढ़ पाओगे, उनकी लेंथी लैंग्वेज होती है तो कैसे उनसे डील कर पाओगे, ये सब देख रहे थे। तो फ्रेमिंग आपने देख ली है कैसी होती है। तो कॉन्वेंशन या फिर आपका कॉन्फ्रेंसेस जो था उसका मोस्टली था कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ रहा है, उनका ईयर आपको पता होना चाहिए। या फिर वन लिस्ट में आपको नाम दे देगा प्रोटोकॉल्स के, एग्रीमेंट के, और सेकंड लिस्ट में क्या दे देगा वो आपको, उनका इंटेंशन क्या था, क्यों लाए गए थे। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री इतना एक लिमिट रखी गई थी इतना करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने ऐसे ही ब्रेटलैंड कमीशन पढ़ा, उसमें सतत विकास रिपोर्ट, मतलब सतत विकास सबसे पहले आया। हमारी आर कॉमन फ्यूचर, ये एक रिपोर्ट आई थी, उसमें सतत विकास सबसे पहले वो शब्द दिया गया था। तो मतलब आपको बता रही हूँ मैं कि जो आपका फ्रेमिंग रहती है, कॉन्फ्रेंसेस और आपके कॉन्वेंशन हो गए या फिर आपका एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, इन सब की एग्जाम में आने की जो फ्रेमिंग रहती है वो किस तरीके से रहती है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे? ईयर पढ़ेंगे, कब आए थे, कौन कौन से देश मेंबर कंट्री थे उस टाइम पे। हमने देखा ना कि आईएसए में हमारा जो भारत था वो मेंबर कंट्री था। भारत हो गया, फ्रांस हो गया एंड यूके ऑल्सो। ठीक है, लेकिन हाँ, यदि कहीं पे हमारे भारत का और फ्रांस का लिखा होता है तो हम उसे भी टिक कर देते हैं। तो सारा कुछ हम क्लियर कर चुके हैं पहले और अब भी करेंगे। तो फोकस्ड होके बैठ जाइए क्लास में। जो भी नहीं पता है नोट करिएगा, अपने नोट बनाइए। और अभी आपके एग्जाम्स के ओनली 20 दिन इतना बचा है, 20 to 20 days एवरेज इतना ही बचा है। तो उनको आप कैसे वैल्यूएबल बनाओगे, कैसे आप थोड़ा सा पढ़ के उनको, मतलब आप क्लास में पढ़ के उसके बाद भूल नहीं पाओ, तो उसका एक ही बिल्कुल शॉर्टकट है। शॉर्टकट कुछ नहीं, स्मार्ट वर्क है कि वो आप नोट करते चलो। जो भी आपको नहीं पता है नोट करते चलो। और नोट्स आपके जो शॉर्ट नोट क्रिएट हो जाएंगे, हफ्ता मतलब एक 1 वीक रह गया आपके एग्जाम का, 2 दिन पहले आप उनको जल्दी से पलट के रिवाइज कर पाओगे ना। आपके लिखे हुए हैं कैसे भी राइटिंग में लिखो वो आपको समझ आएगा, लेकिन हाँ, आप रिवाइज तो कर पाओगे ना एटलीस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट देखो, आपका कल मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस के अबाउट पूरा फिनिश कराया था। देन आपका प्रोटोकॉल्स हो गया था, थोड़ा सा दो हुए थे बस हमने। तो एक अपना रामसर कॉन्वेंशन देखा था और एक क्या देखा, जो हमारा यूएनईपी है, ठीक है, उसके अबाउट देखा था। अभी देखो नेक्स्ट बढ़ चुका है, हम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख रहे हैं। यदि आप याद भी करना चाहो तो उन्हें कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखोगे। ठीक है, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा थर्ड है ये हमारा प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट जो भी है। तो ये फर्स्ट है हमारा। देखो ये क्या है, देखो एक बारी। तो ये किसके अबाउट बात कर रहा है? साइट्स के अबाउट बात कर रहा है। कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये साइट्स के अबाउट बात कर रहे हैं। यहाँ देखो इनके प्रमुख तथ्य लिखे हुए हैं कि कब कब इनकी बैठक हुई है और कहाँ हुई थी, ये प्रॉपर इनका प्लेस लिखा हुआ है। बाकी ये बाद में लिखा हुआ है उद्देश्य क्या था, ठीक है, इंटेंशन क्या था इसका, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है कि इसका रिजल्ट क्या निकला था। ठीक है, परिणाम क्या निकला है।
तो इतना ही पूछता है आपके एग्जाम में। ईयर पूछेगा और पूछेगा कि क्या क्या कौन से मेंबर कंट्री थे, और ईयर पूछ लेगा आपसे कि कहाँ बैठक कहाँ हुई है, स्थान पूछ लेगा, और बाद में आपका क्या दे रखा है, उद्देश्य का था। परिणाम तो देखो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें रिजल्ट भी पूछ लेता है। रिजल्ट क्या पूछेगा, उसमें पर्टिकुलर कॉन्वेंशन से चार पांच चार देगा एटलीस्ट, मतलब चार तो देगा ही देगा। चार आपको स्टेटमेंट देगा और उनके अबाउट फिर पूछेगा। तो वही है, सारा कुछ आपको क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से साइट्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, सपोज आपसे पूछ ले, और सपोज नहीं पूछता है, जैसे हमने देखा था बीओडी के अबाउट, ने फुल फॉर्म पूछ ली, बीओडी का पूछा था ना, उसके बाद पेन हो गया आपका, पेन के बाद में आपका वीओसी ऐसा हो गया, तो इन सबका फुल फॉर्म पूछा था, तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए ना कि पूछ सकता है कि नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी। अब देखिए साइट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेंशन ऑन किसके लिए, फ्लोरा एंड फोना के लिए। फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या था, देखिए फ्लोरा का मतलब मैंने बताया था प्लांट से। प्लांट से कैसे रिलेट करेंगे हम, फ्लावर से, मतलब जो आपके प्लांट होते हैं उनपे फ्लावर्स आते हैं, तो वही हम फ्लोरा और फ्लावर्स, कुछ कुछ तो मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है ना, तो वही फ्लोरा, फ्लोरा दैट मीन कि आपको प्लांट से मतलब आएगा, और फोना से मतलब क्या है आपका, एनिमल। ठीक है, मतलब दैट मीन के जानवर। तो आपको समझ आ गया, फ्लोरा फोना बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड आपका इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, कैसे इंपोर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट आपकी जो मीटिंग हुई थी, मतलब बैठक हुई थी, तो कब हुई, 3 मार्च और 1973। आप प्लीज याद रख लेना कब हुई है पहली बैठक, तो 1973, दैट मीन के 1973 को हुई है। स्थान कौन सा था, तो वॉशिंगटन डीसी है, यूएसए। लागू एप्लीकेबल एप्लीकेबल कब हुआ है, ये 1 जुलाई 1975। अब देखो मैंने आपको बताया था जो आपकी क्योटो प्रोटोकॉल्स हुई थी, उसमें क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल्स में वो 1997 में आई थी। ठीक है, कब आई थी, 1997 में। और एप्लीकेबल कब से हुई, तो वो 2005 से हुई थी। ठीक है, अब देखो आपको सपोज वो क्योटो प्रोटोकॉल के अबाउट ही क्वेश्चन दे रहा है, 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए। ठीक है, उनमें उसका वो भी दे दिया कि क्या इंटेंशन था इसका लाने का, कब आई, 1997 दे दिया। सपोज वो आपको 2003 दे रहा है, 2004 दे रहा है कि लागू तब से हुई, तो रॉन्ग हो जाएगा ना, पर्टिकुलर ईयर पता होना चाहिए कि कब से एप्लीकेबल हुई है। गॉट इट ना। ठीक है, उसके बाद देखो भारत ने संधि पर जुलाई, देखो एक बारी, तो भारत का भी एक बार स्टैंड सुन लो, भारत ने संधि पर कब किया है, 1976। तो अब देखो आपका साइट्स जो है उसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया, किस पर कॉन्वेंशन था, इंटरनेशनल था, किसके ट्रेड पर था, तो इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके सुभेद्य एनिमल्स है। ठीक है, और सुभेद्य का मतलब क्या होता है, जिनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो ठीक ठीक है आपकी, लेकिन अभी क्या है कि वो सेंसिटिव बनी हुई है, उनके या तो हैबिटेट को खतरा हो रहा है, या फिर कैसे भी मतलब उनके खाने को खतरा है, तो वो इसलिए कम होते जा रहे हैं। क्योंकि 2-3 रीजन होते हैं कम होने के, एक तो आप उसका हैबिटेट कम होना, हैबिटेट उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो उनकी जनसंख्या ऑब्वियसली कम होती जाएगी, या फिर उसके खाने पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो यही देखो, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, और ये दोनों की बात कर रहा है, नॉट एक की, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, ओनली प्लांट्स की, मतलब पूरा इनने डायोवर्सिटी की बात की है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की। तो वही इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, समझ आ गया। पहली बैठक 1973, लागू 1975, और संधि पर हस्ताक्षर जो भारत ने किया वो 1976। ठीक है, के बाद देखो यह सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल यहां से समझ आ गया होगा, इंटरनेशनल लिखा हुआ है। ठीक है, के बाद देखो उद्देश्य एंड विशेषताएं क्या थे इसका, देखो इसका उद्देश्य क्या था, संकटग्रस्त
वन्य जीव एवं वनस्पति प्रजातियों की सुरक्षा करना, ठीक है। इनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना, तो एक बार देख लो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, जैसे हमने एक पढ़ा था अपना बेसल कॉन्वेंशन। बेसल कॉन्वेंशन जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था जो भी हजार्डियस चीजें हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे टीएनटी के अबाउट, ट्राइनाइट्रोटोलिन, वो क्या है, एक एटॉम बॉम्ब है। तो ऐसे ही जब हमने पढ़ा था उसके बाद, तो उसका बाहर कोई भी एक्सपोर्ट ना हो अपने कंट्री से, बेसल कॉन्वेंशन लाया गया था। तो ऐसे ही ये है, ये किसके ट्रेड पर बात कर रहा है, जो भी हमारे प्रजाति हैं, जीव वनस्पति हैं, ठीक है, और वो किस में आ रहे हैं, संकटग्रस्त में, ठीक है। आयुषियन की जो कैटेगरी होती है, आयुषियन की क्या होती है, रेड लिस्ट। अब देखो इनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित एवं विनियमित करना और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इनका क्या था, एक तरह से विशेषताएं, मुख्य उद्देश्य यही था, किसका, साइट्स का। अब ये समझ आ गया आपको, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना, तो जैव विविधता में हमारे फ्लोरा फोना पूरा सब कुछ आता है, ठीक है, और यहाँ दोनों की बात की जा रही है। उसके बाद देखो परिणाम क्या निकले, साइट सचिवालय यूएनईपी, और यूएनईपी के अबाउट हम कल पढ़ चुके थे, 1972 नैरोबी केन्या इसका हेडक्वार्टर द्वारा प्रशासित है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब देखो साइट्स का सचिवालय पूछा जाएगा, सेक्रेटरीट बोलते हैं इसको, तो यूएनईपी में है और ये कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर पे मत जाना प्लीज, कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है आपका, और नैरोबी बिल्कुल अलग हो जाता है, नैरोबी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो, क्योंकि वो तो आपका अफ्रीका में चला गया नैरोबी, और ये कहाँ आता है आपका, यूरोप, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, समझ आया। फिर देखो साइट्स को सामान्यतः वॉशिंगटन कॉन्वेंशन भी कहा जाता है। अब ये भी याद रखना कि वॉशिंगटन कॉन्वेंशन साइट्स को कहा जाता है। उसके बाद देखो यह प्रजातियों को विभिन्न अपेंडिसाइज 1, 2, 3 में वर्गीकृत करता है, ठीक है। अपेंडिक्स 1 में अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल होती हैं जिनके व्यापार पर कड़ा प्रतिबंध होता है, ठीक है। अब देख लो अपेंडिक्स 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब है अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है, जिनके व्यापार पर कड़ा प्रतिबंध होता है, ठीक है। संकटग्रस्त का मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। सेकंड देखो भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में आया था, जैसे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो आया था 1986 में, ठीक है। ऐसे ही आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, दैट मीन कि आपका WPA है, 1972 में आया, विभिन्न कानूनी ढांचों के माध्यम से लुप्त प्राय, ठीक है, जो आपकी एक्सटेंट होती जा रही है, लुप्त प्राय होती जा रही है प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सक्रिय रूप से विनियमित करता है, ठीक है, गॉट इट ना। मुझे लगता है अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना इसके बारे में, आई थिंक आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप देख चुके हो पहले ही, तो प्लीज अब ये नहीं होना चाहिए कि हम खाली इसका ईयर याद कर लें, बस याद कर लें, इसका फुल फॉर्म याद कर लें, नहीं भाई, पूरा सब कुछ याद करना पड़ेगा, ईयर याद करना पड़ेगा, 1972, 1973, मतलब जितने भी ईयर हैं, मेंबर कब हमारा भारत कब बना है, क्योंकि अपने स्टैंड पूछ लेगा तो वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखो सेकंड आपका क्या है, ब्रटलैंड रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। अब देखो इससे क्या हमारे प्रमुख तथ्य निकलते हैं, तो प्रकाशित कब हुई थी रिपोर्ट, 1987 में। अध्यक्ष कौन थे इसके, ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, ठीक है। ब्रटलैंड नाम क्यों पड़ा है, तो आप देख रहे होगे इसके अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड थे, ब्रूटलैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये ब्रूटलैंड ही है ओनली। आयोग वर्ल्ड कमीशन ऑन ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रटलैंड रिपोर्ट जो थी, ब्रटलैंड रिपोर्ट इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED का नाम क्या था, आर कॉमन फ्यूचर। आपको देखो ये ना सब मैंने बता दिया है,
कब बताया था? जब आपको सतत विकास के बारे में बताया था, सतत विकास लक्ष्य और आपके सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। अब वहां कैसे बताया था? सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य विशेषताएं क्या है इसकी। पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना है। पर्यावरण इन्वायरमेंट के बीच और डेवलपमेंट के बीच में क्या कर रहा है? बैलेंस्ड करना है, ठीक है। उसके बाद देखो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को स्पष्ट करना है। यस। अब देखो जो ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा आपकी जो रिपोर्ट आई थी आर कॉमन फ्यूचर और 1987 में आई थी, तो उसमें क्या निकल के आया था, क्या आउटकम्स निकल के आए थे? तो आपका सतत विकास हो गया। इस शब्द की सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई थी इसमें ब्रटलैंड रिपोर्ट में, ठीक है, समझ आया? के बाद देखो पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना, ये ठीक है बिल्कुल। आपकी जो यूनिट नंबर 9 है उसका नाम ही यही है, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट, है ना यही? तो उसका मतलब यही होता है कि मानव के बीच में और विकास को कैसे करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करें हम, और हमारा मतलब विकास भी हो और हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे। सतत विकास का मतलब क्या था समझते हैं। एश रिपोर्ट में सतत विकास की प्रसिद्ध परिभाषा दी गई थी, डेफिनेशन दी गई थी और फर्स्ट टाइम दी गई थी यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम जो भी चीज होती है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर देखो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको सतत विकास के बारे में। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित ना करो, ठीक है। ये सतत विकास का आपका मतलब था। दैट मीन के एक छोटी सी लैंग्वेज में समझते हैं। अभी आप जो भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, संसाधनों का यूज कर रहे हो, तो आपकी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी संसाधनों के साथ में कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े, उस हिसाब से आप यूज करो। दैट मीन के हम अपना एसडीजी पढ़ते हैं 12 नंबर, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो बात करता है कंजप्शन की और प्रोडक्शन की, तो ऐसे रिलेट करके याद करो, याद रहेगा, ठीक है। यह रिपोर्ट आधुनिक सतत विकास अवधारणा की आधारशिला मानी जाती है, ठीक है। याद हुआ सब कुछ? मुझे लगता है अब तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, बस थोड़ा सा कुछ, एक मिनट। हाँ बस थोड़ा सा वेट करो, अभी स्टार्ट करेंगे सेशन को। कोई थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो बस।
तो आ जाओ सेशन पे, स्टार्ट करेंगे। तो देखो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ, अब प्लीज मतलब ऐसे मत सोचना कि आगे क्लास चलनी ही नहीं क्या है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो देखो साइड्स आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट देखो हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले थे, ब्रटलैंड, ये भी हमारा पूरा हो गया था, सारा कुछ देख लिया था हमने इसके अबाउट। अब देखो ये आपका साइड्स हो गया, ये आपका ब्रटलैंड रिपोर्ट हो गया, ठीक है। और इसके अबाउट भी हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं और आपका ये सतत विकास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। के अबाउट देखो क्या बन सकता है। देखो सतत विकास से क्या क्या पॉइंट निकल सकते हैं वो सब कुछ देखेंगे। तो इनका प्रमुख लक्ष्य क्या था, जो आपका सतत विकास लक्ष्य थे, एसडीजीज थे, उनका क्या तथ्य क्या था, प्रमुख तथ्य क्या क्या निकल सकता है इनसे। तो देखो यूएन द्वारा अपनाए गए, बिल्कुल सही बात है, 2015 में अपनाए गए थे, लेकिन लागू कब से हुए तो वो आपको पता है 1 जनवरी और 2016 आधिकारिक रूप से लागू कब हुए, 1 जनवरी 2016 से, ठीक है। उसके बाद देखो मुख्य उद्देश्य एवं विशेषताएं, मुख्य उद्देश्य क्या था इनका और विशेषताएं। तो देखो वैश्विक स्तर पर सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना, ठीक है। वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं तो एक बार देख लेना ये क्या था, ग्लोबल लेवल पर बात हो रही है, और ये क्या था, यूनिवर्सल, ठीक है। ठीक है, उसमें बाद में लिखा है गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। के बाद देखिएगा आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संतुलन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तो एक बारी देख लो इनके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है इनके। एक तो देखो हमने पढ़ा है अपना नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, फिर तीसरा क्या आता है, देखो ये गुड लिखा हुआ है तो प्लीज और कुछ मत समझना, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। तो अभी ऐसे ही पूरा बात करते जाता है, अभी टिप टू टिप याद करते हैं, हमने क्लास में भी पहले याद किया है। सबसे पहले क्या था, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, और फिर चौथा आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिर आपका जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी, फिर आपका डिसेंट वर्क आ गया, और फिर बाद में आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड, सिटीज से रिलेटेड, ये सब होता था। 10th आपका बात करता था इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। 11th किसकी बात करता था आपका, तो वो फिर आपके बात करता था कंजम्पशन की, प्रोडक्शन की, ऐसे करके। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आपको टिप टू टिप याद होने चाहिए। सबसे जो हमने क्लाइमेट चेंज के लिए महत्वपूर्ण बताया था वो एसडीजी नंबर क्या था, 13 था। इसे बोल रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है, ठीक है। और जो आपके इक्वेटिक एनिमल्स की बात करता है, लाइफ बिलो वाटर, वो आपका 14वां बात करता है, गोल नंबर 14। 15 बात करता है लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। 16 फिर से आपका पीस जस्टिस और इसके बारे में बात करता है। 17 आपका बात करता है कि हमें ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है फॉर अचीव द गोल्स, ठीक है। उसके बाद देखो आधिकारिक रूप से लागू 1 जनवरी 2016, ठीक है। यहाँ देखो विशेषताएं और मुख्य उद्देश्य, ये हमने सारा कुछ देख लिया। आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संतुलन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, बिल्कुल, क्योंकि मानव विकास कैसे करे, ह्यूमन डेवलपमेंट, यही हमारा यूनिट नंबर 9 है और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे इसके, 17 जो हमारे लक्ष्य थे वो निर्धारित किए गए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय सीमा कितना था, 230, मतलब कि 2030 आपके एसडीजी की डेडलाइन है, मतलब इनको अचीव करना है 2030 तक। फिर बाद में लिखा हुआ है एसडीजी एमडीजी का विस्तारित रूप है, बिल्कुल, क्योंकि जो आपके एमडीजी थे वो कब आए थे, एमडीजी जो थे आपके कब आए थे, वो 2000 से स्टार्ट हुए और 2015 तक, ठीक है। 2000 से स्टार्ट हुए 2015 तक। तो ये कितने थे, जैसे हमने एसडीजी के अबाउट देखा 17 गोल्स थे, लेकिन एमडीजी कितने हैं, तो वो आपके 8 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसडीजी एमडीजी का विस्तारित रूप है, ओबियसली विस्तारित है क्योंकि ये 17 दे रखे हैं। और यहाँ हमने एमडीजी के जैसे फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि आपका इरेडिकेट कर रहा है हंगर को और पॉवर्टी को भी कर रहा है।
तो यहाँ ये फर्स्ट वाला बात करता है नो पॉवर्टी, दूसरा वाला बात करता है जीरो हंगर। तो यहाँ थोड़ा विस्तारित रूप दिया है, तो वो आपको समझ आ रहा होगा कैसे। प्रमुख लक्ष्य गरीबी समाप्ति है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, लैंगिक समानता है, एंड आपकी क्लाइमेट चेंज और आपकी बिल्कुल क्लीन ऊर्जा की बात कर रहा है, स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो देखो आपको बिल्कुल रटा हुआ होगा कि एसडीजी कितने लक्ष्य थे, कब लागू हुए, किसके द्वारा लागू हुए, इंडेक्स के अबाउट पता होना चाहिए। 2 से 3 दिन आपको कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिन थ्योरी पढ़ाया था, उसमें फिर आपके क्वेश्चन आते गए, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। तो मुझे लगता है कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए आपकी साइड से अब। नेक्स्ट देखो, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रमुख तथ्य क्या क्या है, तो यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय से मतलब आपको समझ आना चाहिए ये ग्लोबल लेवल पर बात हो रही है। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा पर्यावरण का मुद्दा है, जो भी इसके प्रति मतलब कंसर्न जताया जाता है, वो एक तरह से कॉमन फॉर ऑल है। ठीक है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि अभी मतलब हमारी गवर्नमेंट है पर्यावरण के प्रति कोई इनिशिएटिव ना ले और बस पॉल्यूशन करती रहे, तो ऐसा नहीं, लेना पड़ेगा। क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा सबके लिए एक है, ज्योग्राफिकल एरिया सबके लिए। देखो आपने ज्योग्राफिकल अपना एरिया देखा है जैसे कि हिमालय है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना में भी जाता है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा चाइना में पड़ती है, तो उनको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो वही चीज है कि यदि हम अपने हिमालय का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं, उसके बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा ये सब तक हिमालय जाता है, तिब्बत तक, तो वो भी इफेक्ट होगा ना। तो वही है, पर्यावरण का मुद्दा सबके लिए कॉमन है, सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हस्ताक्षर देखो कब हुए थे, 16 सितंबर और 1987। और 16 जो आपका सितंबर दे रखा है, मतलब 16 सितंबर, उस दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, और ये स्थान कहाँ पे था, मॉन्ट्रियल कनाडा में था। समझ आ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम है और यहाँ स्थान मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में है। के बाद देखो इसका उद्देश्य या फिर विशेषताएं। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले रसायनों के उत्पादन एवं उपयोग को समाप्त करना। ठीक है, विशेष रूप से सीएफसी के बारे में बात कर रहा है ये, और हेलोन्स के बारे में, और अन्य आपकी जो ओडीएस दैट मीन के ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस जो थे, नियंत्रित करना है। हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करना है, तो वो आपको पता ही है। ओजोन लेयर जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में, का क्या मुख्य कार्य होता है, तो उसका यही होता है कि वो डायरेक्ट यूवी रेज जो आती हैं सन से, उनको डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में आने से रोकती है। दैट मीन कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, नहीं तो उससे तरह तरह के कैंसर्स, तरह तरह के हमारे लंग्स के रिलेटेड रोग, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करने वाले डिजीज, तो ये सब होंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा सारा कुछ। के बाद देखिए क्या इसका महत्वपूर्ण परिणाम निकला। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ये हम देख चुके हैं अभी। इसे विश्व की सबसे सफल पर्यावरणीय संधियों में माना जाता है। ठीक है, सबसे सफल संधियों में। बाद में इसमें किगाली संशोधन 2016 जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य क्या था, एचएफसीज को नियंत्रित करना था। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सीएफसीज और यहाँ लिखा हुआ है एचएफसीज। ठीक है, समझ आया। तो मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं होगा ना अबाउट आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहले भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने जब जब कोई हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, क्लाइमेट चेंज हमने पढ़ा था बिल्कुल अच्छे से, तो उसमें फिर हमने पढ़ा ना कब आया, क्या इसका इंटेंशन था, कब लागू हुआ, ये कहाँ किया गया था, और डे क्यों मनाया जाता है, कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो 1987 से। मुझे लगता है सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखो ये ADRI के बारे में बात कर रहा है, आद्री। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आद्री। अब देखो इससे क्या प्रमुख तथ्य निकले आपके, तो पूर्ण नाम क्या था इसका, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना वर्ष आपका कब है, तो 1991 है। मुख्यालय क्या है आपका, कहाँ है, तो वो पटना बिहार में है।
तो प्लीज याद रख लेना कि इसका मुख्यालय कहाँ है। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय पटना बिहार में। मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल शौक सा लग रहा होगा, सरप्राइज सा, कि पटना बिहार में भी किसी का हेडक्वार्टर है। तो वो देखो आपको याद होना चाहिए, एशियन डेवलप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखो इसके उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं। ई वेस्ट प्रबंधन पर अनुसंधान एवं रिपोर्ट जारी करना। ठीक है, अनुसंधान एवं रिपोर्ट, सतत विकास, पर्यावरणीय प्रबंधन एवं आर्थिक विकास से शोध को बढ़ावा देना, और नीति निर्माण एवं विकास योजनाओं हेतु अनुसंधान सहायता प्रदान करना। ये इसके मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य थे। ठीक है, सबसे ज्यादा याद रखना ई वेस्ट के अबाउट बात कर रहे हैं। सपोज आपसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसे करके दे देगा और मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लेगा, देन आपको ये वाला नाम लिखा है और इसका इंटेंशन पूछा है, क्या उद्देश्य था, तो आप ई वेस्ट याद रखोगे छोटी सी लैंग्वेज में बिल्कुल, तो आप टिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या परिणाम क्या निकले थे इससे। अद्री बिहार की प्रमुख शोध संस्थाओं में से एक है। यह संस्था पर्यावरण प्रबंधन, ग्रामीण विकास एवं नीति अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करती है। एशियन से आपको पता चल गया होगा कि ये ग्लोबल लेवल पर संस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो एक ही संस्था का है जो ग्लोबल लेवल पर है, जिसे हम बोलते हैं आईएसए। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे यहाँ हरियाणा गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हो गया आपका। आईएसए दैट मीन के इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट देखो, ये जैव विविधता संधि, कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी। सीबीडी तो आपने कई बार सुना होगा, जब जब हमने 1992 रियो समिट पढ़ी है, जब जब हमने अर्थ समिट, वर्ल्ड अर्थ समिट के अबाउट पॉइंट पढ़े, वर्ल्ड अर्थ समिट 1990। ठीक है, जब जब हमने पढ़ा है तो हमने क्या देखा है, सीबीडी, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायोवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो तथ्य क्या है, तो यह जैव विविधता संरक्षण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समझौता की देख लेना एक बार। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं है जो अभी एशियन आद्री के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे नहीं है, अंतरराष्ट्रीय समझौता के बाद देखो स्वीकृति कब मिली से, 5 जून 1992। 5 जून 1992, इसीलिए 5 जून को हम क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। समझ आया क्यों मनाते हैं, तो 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्वीकृति मिली थी। 1992 पता चल रहा होगा। 1992 से क्या याद आ रहा है, वर्ल्ड अर्थ समिट याद आ रही होगी ना, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुई थी। यह संधि संयुक्त राष्ट्र के यूएन के अंतर्गत संपन्न हुई। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किया है, 1992 तथा 1994 में क्या हुआ, एप्लीकेबल कर लिया अपने यहाँ पे। तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं पर्टिकुलर एक आपके कन्वेंशन को लेके, तो उनका आपको पता होना चाहिए। वो एक स्टेटमेंट में आपको बिल्कुल पूछ लेगा कि मतलब क्या था, इसका इंटेंशन ये था। दूसरे में आपको पूछ लेगा कि स्वीकृति कब मिली। तीसरे में आपसे पूछ लेगा कि भारत जो है का मेंबर कब बना। ठीक है, समझ आ गया होगा सब कुछ। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था, विशेषताएं क्या थी। जैव विविधता का संरक्षण करना था। ठीक है, जैव संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना था। सतत का आपको मतलब पता ही पड़ गया है, बिल्कुल एक सस्टेनेबिलिटी के साथ में हो। उसके बाद जैव संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायपूर्ण एवं समान वितरण करना। ठीक है, परिणाम क्या निकले थे इससे, यह संधि अर्थ समिट 1992 का प्रमुख परिणाम थी। ओके, सीबीडी के अंतर्गत जैव संसाधनों के संरक्षण एवं पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट, इसके अंतर्गत बाद में कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 एवं नगोया प्रोटोकॉल दैट मीन के 2010 अपनाए गए। ठीक है, भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 लागू किया गया। अब देखो यहाँ से क्या क्या आउटकम्स निकल के आया सीबीडी से, आपके लिए जो बन सकता है हमारे देश के। यहाँ लिखा है इसके अंतर्गत बाद में कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना का समझ आया, कब आया, 2000 में। पता होना चाहिए आपको ये, और ये आपके एनटीए ने पूछा है इस तरीके से क्वेश्चन कि जो आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल हो गया, नगोया प्रोटोकॉल हो गया, इनको कैसे लगा दो आप, और भी मतलब दो ऑप्शन और भी हैं आपके, और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल में लगाना है दैट मीन कि इनका ईयर डिफाइन होना है, तभी तो आप लगा पाओगे ना। हवा में करोगे तो गलत होने के चांसेस है।
पूरा गलत होने के चांसेस है ना। तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000, नगोया प्रोटोकॉल 2010। जैसे अभी हम किगाली समझौता पढ़ रहे थे ना, सेम ऐसे ही। भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब से लागू किया गया? 2002 से। जैसे ईपीए मैंने बताया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था 1986। ऐसे ही 86 डब्ल्यूपीए कब आया? 1970। तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये क्योटो अर्थ समिट के बाद में बात कर रहा है 1992, जो कि आपकी रियो डी जेनेरियो कहाँ पे हुई थी? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में हुई थी। ब्राजील के शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो, इसको इसीलिए इसको रियो समिट या वर्ल्ड अर्थ समिट भी बोल देते हैं। प्रमुख तथ्य क्या निकले से इससे? जून 1992 आयोजन हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राजील में। यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या था, देख लो एक बारी। वैश्विक पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, वैश्विक से बात ग्लोबल लेवल की हो रही है, तो कंफ्यूज मत होना। पर्टिकुलर एक के लिए बात नहीं कर रहा है, सबके लिए बात कर रहा है। यहाँ पे देखो उसका उद्देश्य देख लेना, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, नहीं पता है तो नोट करना साथ के साथ में प्लीज। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण एवं विकास से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना, ठीक है। सतत विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक कार्य योजना तैयार करना। तो सारे इसके इंटेंशन दे, आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? पर्यावरण एवं विकास से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना। तो पर्यावरण, जो भी हमारे पर्यावरण के लिए विकास जो हानिकारक हो रहा है, इतना ज्यादा हम करते जा रहे हैं, तो एक बार उन मुद्दों पर चर्चा करना, ठीक है। मतलब हम पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट के बीच में, डेवलपमेंट के बीच में कैसे बैलेंस बना सकते हैं, कैसे संतुलन बना सकते हैं, जो कि हमारा डेवलपमेंट भी हो और पर्यावरण को इतना ज्यादा हार्मफुल मतलब नुकसान भी ना हो, ठीक है। उसके बाद देखो इसका परिणाम क्या निकला। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया। सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिली। इस सम्मेलन से सीवीडी तथा यूएनएफ ट्रिपल सी जैसी प्रमुख संधियों का विकास हुआ। वैश्विक पर्यावरणीय शासन में यह सम्मेलन एक मील का पत्थर माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सतत विकास अवधारणा को वैश्विक स्तर पर मजबूती, इम्पोर्टेंट है। एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको समझ आ रहा है कुछ? क्यों मैंने यहाँ पर टिक किया ऐसे? क्योंकि जब हमने पढ़ा था 1992 के अबाउट वर्ल्ड अर्थ समिट, कब हुई थी? 1992। वहां से क्या क्या हमारे रिजल्ट निकल के आए थे, क्या क्या उसमें हुआ था? तो देखो, सीबीडी कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफ ट्रिपल सी लिखा हुआ है साफ साफ, ऑब्जर्व कर लो अच्छे से। यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत क्या था? सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज निकल के आई। यूएनएफ ट्रिपल सी का मतलब था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद देखो एजेंडा 21, जो कि आपके सतत विकास लक्ष्य और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दैट मीन के एसडीजी और एमडीजी निकल के आए थे एजेंडा 21। तो आउटकम्स एजेंडा 21, सीबीडी, यूएनएफ ट्रिपल सी, तीन आउटकम्स निकले इससे। आ गया ना समझ अच्छे से? नोट करते जाना, जो भी नहीं आपको पता था अभी नया आपको पता पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपका आ गया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल प्रमुख तथ्य क्या है? जलवायु परिवर्तन एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका पहले तो देखो ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस, समझ आया? ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो फोकस्ड करना है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था? तो ग्रीन हाउस गैस के नियंत्रण उत्सर्जन को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय संधि है, अपनाया गया था 1997। स्थान कौन सा था? तो क्योटो जापान था, लागू 2005। यूएनएफ ट्रिपल सी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत अपनाया गया था। समझ आया? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योटो प्रोटोकॉल,
तो याद रखना। अब देखो लागू कब से हुआ है, 1997, मतलब अपनाया गया 1997 में, लागू हुआ है 2005। तो इनका ईयर जरूर याद रख लेना कि कब लागू किया गया है, कब अपनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो उद्देश्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना है, औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। समझ आ गया ना, जलवायु परिवर्तन जितना भी हमारा हो रहा है और ड्यू टू हमारा ग्रीन हाउस गैसेस, उनके एमिशन को कम करना है, देन फिर अपने क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है। उसके बाद देखो क्या परिणाम निकले इससे, यह विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला प्रमुख समझौता था, ठीक। याद रख लेना, पहला प्रमुख समझौता था किस पे, कानूनी रूप से। अब देख रहे हो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे लीगली बाइंडिंग, ठीक है। जैसे हम एसडीजी के और पढ़ते थे, उसमें हमने पढ़ा था नॉन लीगली बाइंडिंग, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कार्बन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम तथा जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जेआई जैसी व्यवस्थाएं शामिल थी। भारत एवं चीन जैसे विकासशील देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य लागू नहीं थे। अब क्यों लागू नहीं थे इन पे, आपको पता है? क्योंकि ये है विकासशील देश, ये विकसित नहीं है। अभी यदि विकासशील है और फिर भी अपना मतलब प्रोग्रेस नहीं करेंगे, मतलब विकास नहीं करेंगे, तो कैसे फिर विकसित बन पाएंगे। ये उन देशों पर था जिन्होंने पहले ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर चुके हैं, जैसे कि यूरोप के देश हो गए, यूएसए, कनाडा, ये सब नॉर्थ अमेरिका। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, वो पहले ही आ चुका था, इसीलिए। तो भारत एवं चीन जैसे विकासशील देशों पर बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य लागू नहीं थे। बाद में जलवायु परिवर्तन नीति में पेरिस समझौता 2015 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पेरिस समझौता का मतलब था कि आपका जो टेम्परेचर है राइज हो रहा है पृथ्वी का, उससे 21वीं 21st सेंचुरी कितना कर देना है, 1.5 डिग्री, ठीक है। ये था इंटेंशन पेरिस एग्रीमेंट का, समझ आ गया होगा ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ये क्या दे रखा है, यहाँ पे आपके सम्मेलन प्रोटोकॉल्स एक उसमें दे रखे हैं, बिल्कुल एक बिल्कुल चार्ट पे दे रखे हैं। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। ये हम सारा कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे दे रखा है, ईयर दे रखा है, स्थान दे रखा है, और इनका प्रासंगिकता क्या था वो दे रखा है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, स्थान मॉन्ट्रियल से याद रखना है, कनाडा, ओजोन परत संरक्षण और सीएफसी के नियंत्रण। आद्री 1991 है, इसका स्थापना है पटना भारत में है। ई कचरा प्रबंधन, मैं कह रही थी ना, आप ई कचरा प्रबंधन याद रखना, बाकी कुछ नहीं। जैव विविधता 1992, पता है आपको, रियो समिट से निकल के आया था, तो बिल्कुल 1992 रियो समिट, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, और जैव विविधता संरक्षण सतत विकास उपयोग एवं लाभों पूर्ण वितरण और आधारित संधि थी, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट की बात कर रहा है 1992 में, बिल्कुल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एजेंडा 21 विकास की वैश्विक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। तो अब तो रिवीजन हो रहा है आपका, मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट देख लो आपका, ये सारे के सारे जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं ना, एक तरह से बिल्कुल समराइज कर दिया है। होता है ना कि आप एग्जाम टाइम पे कैसे किसी चीज को, इतना सारा पढ़ा होता है आपने, एग्जाम टाइम पे आप कैसे उन्हें समराइज कर रहे हो, तो वो वाला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम्मेलन एंड प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई, 1997, क्योटो जापान स्थान था। प्रासंगिकता, ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी, विकसित देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कैसे याद करोगे, 1997 क्योटो जापान स्थान है, और ग्रीन हाउस गैस, बस आपको ग्रीन हाउस गैसेस के अबाउट याद, उनके उत्सर्जन पर पाबंदी लगाने के लिए की। फिर लिखा हुआ है कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000, मॉन्ट्रियल कहाँ हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। पीएम फसलों, मतलब जो आपकी फसलों एवं जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल,
आपको पता है जीएम का मतलब क्या होता है? पता है आपको? आप ही बताना, आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है एज ए होमवर्क। ठीक है, बताना इसको क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे नई तरह के, जैसे हमारी क्या आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, उसमें जो हमारा गेहूं हो गया, गेहूं सबसे ज्यादा उसकी पैदावार की गई थी, नए नए बीज लाए गए थे। तो बस मैं वही कहूंगी, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है उसमें नए नए बीज, नई नई क्रॉप, मतलब वेराइटीज के ये सब किए जाते हैं। तो जीएम का मतलब क्या होता है आप ही बताना, कि मैं नहीं बता रही हूँ। जिनेवा प्रोटोकॉल कब हुई है? 1925 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। और युद्ध में रासायनिक जैव हथियारों के उपयोग में प्रतिबंध लगाने हेतु अंतरराष्ट्रीय समझौता। ठीक है, आ गया समझ? कोई डाउट नहीं होगा ना इसमें? ठीक है ठीक है ठीक है, नो डाउट। अब देखो, आपको जितनी भी ये प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट, कॉन्वेंशन, जितना भी मैंने आपको पढ़ाई, एग्रीमेंट मतलब संधियां आपकी जितनी भी पढ़ाई है या समराइज कर दिए गए हैं, तो प्लीज अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ से इंटेंशन वहां से पढ़ लेना, और ईयर कब लागू किए गए, कौन सा स्थान, वो सब, थोड़ी इनकी प्रासंगिकता थी, वो सब यहाँ से देख। ठीक है, तो आप एक तरह से समराइज हो गया आपका, इतना सारा था, इतना हो चुका है। और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप एग्जाम टाइम पे कैसे अपने नोट्स को समराइज करो। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के जो आपके कॉन्वेंशन थे, एग्रीमेंट से सारे फिनिश हो चुके हैं अबाउट आपके क्लाइमेट चेंज। तो मिलते हैं फिर कल, सेशन हमारा रहेगा। आज थोड़ा सा मतलब कोई टेक्निकल इश्यू हुआ, इसलिए आपका रिकॉर्डिंग सेशन जा रहा है। कल से आपका लाइव भी रहेगा, और लाइव आपका वही 8 से 9। तो कल मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय टू।